हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। हमारे कंट्री में लैंड का जो यूज़ करने का जो पैटर्न है, किस तरह से लैंड यूज़ होता है, किन किन कंडीशंस को देखते हुए किसी भी ज़मीन का इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी भी ज़मीन के इस्तेमाल में कुछ कुछ चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? उस एरिया का फिज़िकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एक्सेट्रा, और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स को भी हमें देखना पड़ता है जैसे कि एरिया का पॉपुलेशन, डेंसिटी, हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने की, वहाँ का कल्चर और वहाँ का ट्रेडिशन। अब टोपोग्राफी किसे कहते हैं? तो टोपोग्राफी जो होता है किसी भी एरिया का लैंड मास का एक डिटेल्ड मैप होता है जिसमें कि फिजिकल एज वेल एज आर्टिफिशियल जितने भी चीज़ मौजूद हैं उन सबको मिला के डिटेल में एक मैप तैयार किया जाता है, उसे हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो किसी भी लैंड का जो यूज़ है वह इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्भर करता है। हमारे कंट्री का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, बट अभी हमारे कंट्री का केवल 93% ज्योग्राफिकल एरिया ही सर्वे हो पाया है या रिपोर्ट हो पाया है, क्योंकि आसाम को छोड़कर जितने भी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ के एरिया को सर्वे नहीं किया गया है। बिकॉज हम ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ का जो हमारे पास फिजिकल फीचर्स है वो काफ़ी रफ़ है, या वो लैंड जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो उसका सर्वे कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और जम्मू कश्मीर का भी कुछ एरिया जो कि पाकिस्तान और चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड है, जिसे हम POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या COK चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ का भी सर्वे नहीं हो पाया है। इसीलिए अभी हमारे कंट्री का केवल 93% टोटल जोग्राफिकल एरिया सर्वे किया जा चुका है। तो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, लैंड को किन तरह से यूटिलाइज़ किया गया है। तो हमने उसके 5 कैटेगरीज पढ़े थे, तो यहाँ हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हमारे कंट्री में जो है लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर्स जो है वो डिक्रीज़ कर गए हैं। मतलब लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर्स का मतलब हुआ कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे जानवरों के चरने की जगह होती है, जिसे हम चरागाह कहते हैं, तो बेसिकली वो एरिया जो है डिक्रीज़ हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बेसिकली पॉपुलेशन के बढ़ने से भी जो है उन एरिया में जो है कमी आई है। जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे वहाँ आज बिल्डिंग्स बन रही है, तो ये इसका एक मेजर कारण हो सकता है। और जितने भी अदर देन करंट फैलो है, हमने एक कैटेगरी पढ़ा था करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। तो अदर देन करंट फैलो उन ज़मीन को कहते हैं जो कि 1 से 5 साल तक के लिए जो है खाली छोड़ दिए गए हैं फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए। तो ऐसे लैंड्स भी जो हमारे पास हैं वो या तो पुअर क्वालिटी के हैं या वहाँ पे कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है। इसीलिए 2 या 3 साल के अंतराल में 1 या 2 बार ही कल्टीवेट किए जाते हैं। अगर इन सारे एरियाज़ को भी नेट जोन एरिया में हम लोग गिन लें, इसको हम लोग शामिल कर लें, तो परसेंटेज ऑफ द NSA नेट जोन एरिया जो हमारे कंट्री का है वो 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया, जितना एरिया रिपोर्टेड है वो उसका 54% हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग अदर देन करंट फैलो और नेट जोन एरिया को मिला लें, दोनों को एक कर लें, तो हमारा जितना रिपोर्टेड एरिया है उसका 54% नेट जोन एरिया कहलाएगा। हमारे कंट्री में नेट जोन एरिया जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वेरी करता है। मतलब कहीं किसी स्टेट में जो है नेट जोन एरिया मतलब जहाँ फसल उगाए जाते हैं, जहाँ क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, क्रॉप को जहाँ उगाया जाता है उसे हम नेट जोन एरिया कहते हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। पंजाब में जहाँ ये 80% है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये लेस देन 10% है। मतलब पंजाब में हम जानते हैं कि अच्छी तरह खेती होती है, पंजाब हरियाणा वगैरह में, और अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि वहाँ पे हिल्स हैं और अदर फिजिकल फीचर्स हैं जो कि खेती को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो बेसिकली क्रॉप जो उगाया जाता है वो नेट जोन एरिया वहाँ लेस देन 10% है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ड्यू टू फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारे एरिया में जो फॉरेस्ट है वो डिज़ायर्ड 33% जो कि होना चाहिए उससे कम है, बहुत कम है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के टाइम में जो सर्वे किया गया था, इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हम जब जानते हैं कि ऑलमोस्ट फॉरेस्ट जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो जितने भी लोग हैं जो कि फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे रहते हैं, मतलब किनारे पे रहते हैं, जहाँ फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होता है उसके आसपास रहते हैं, तो वो बेसिकली उनका जो लाइवलीहुड होता है वो इन्हीं फॉरेस्ट पर निर्भर करता है, चाहे वो लकड़ी बेचते हों या लकड़ी से कुछ अलग अलग सामान बना के बेचते हों। तो बेसिकली देयर बेसिक लाइवलीहुड इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट्स। तो इसीलिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कंट्री में एज़ पर 1952 सर्वे के अनुसार जो डिज़ायर्ड एक रेंज है या डिज़ायर्ड एक मात्रा जो मौजूद हमारे पास होनी चाहिए 33%, उससे काफ़ी कम है। लैंड यूटिलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा था वेस्टलैंड के बारे में और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के बारे में। तो वेस्टलैंड में जो है कौन कौन से एरिया आते हैं, तो वेस्टलैंड में रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया आते हैं, मतलब जहाँ की उपज नहीं हो सकती है। और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज़ में कौन कौन से आते हैं, जैसे वो ज़मीन जो कि लोगों के रहने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवेज़ को बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए यूज़ हो गए हैं, तो वैसे एरियाज़ पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के कैटेगरी में आते हैं हमारा। हम सब ये जानते हैं कि किसी भी ज़मीन का जो है एक कंटिन्यूस यूज़ होने से उसका और अप्रोप्रिएट मेजर्स को कंजर्व करने के लिए अगर नहीं लिए जाते हैं तो वो एरिया जो है डिग्रेड होने लगता है, वहाँ की फर्टिलिटी जो है लॉस्ट होने लगती है। इसीलिए ये जो है लॉन्ग टर्म में सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर हम लैंड की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, अगर हम लैंड को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए और उसका कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, तो इट में lose its fertility and hence it will not be beneficial anymore. तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स और सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि वाई लैंड इज़ नोन एज अ रिसोर्स। तो इसका आंसर ये होगा कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हम सभी जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। अगर लैंड नहीं रहेगा तो ये कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा कंट्री बहुत सारे फिजिकल फीचर्स में रिच है। यहाँ अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं जिनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स जो है, यहाँ से रिवर्स निकलती हैं जो कि प्लेन एरिया में या ऑल ओवर द कंट्री में लाइफ को सपोर्ट करती है, ये एग्रीकल्चर में मदद करती हैं। और माउंटेन्स जो है ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी काम करते हैं। प्लेट्यूज जो है ये काफ़ी अच्छे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के रिजर्व्स यहाँ पाए जाते हैं। प्लेन एरिया में जो है इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो सकता है, एग्रीकल्चर अच्छी मात्रा में हो सकता है। इसी वजह से लैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो आज आपको ये बताना है कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या आइलैंड एरिया जो हैं, वहाँ पर नेट जोन एरिया का प्रपोर्शन लो क्यों है। तो इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।